पहला एडिटोरियल है विधायिकाओं के बारे में, यानी भारत में लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में और राज्यों की विधानसभाओं के बारे में। कहा जा रहा है कि जितना काम और जितना समय पहले से तय होता है उतना काम नहीं हो पा रहा है। पूरी कार्रवाई हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़ रही है। और इससे भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताएं पैदा हो रही है, क्योंकि जो कानून बनाए जा रहे हैं या तो कानून और कामकाज नहीं हो पाता है, या फिर कानून बनते हैं तो इतनी जल्दबाजी में बनते हैं कि उनका ठीक से उन पर चर्चाएं नहीं हो पाती है, उनके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं इस पर चर्चाएं नहीं हो पाती, उनके गुण दोषों को लेकर चर्चाएं नहीं हो पाती है और जल्दबाजी में कानून पारित हो रहे हैं। बहस लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का मत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के कारण लोग सदनों में अपने प्रतिनिधित्व भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके प्रतिनिधि उनकी ओर से सरकार के सामने आवाज उठाएंगे और एक स्वस्थ लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। लेकिन विधायिकाओं में फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है और हंगामे ज्यादा हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो रहे हैं और बार बार स्थगन के साथ समय बर्बाद हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल है भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश का दौरा किया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दूरियां कम हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नई सरकार है बांग्लादेश की, उस सरकार के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। तो देखते हैं पहला एडिटोरियल। पहले भारतीय स्पीकर यानी 1925 में, यानी उस समय की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष चुने गए थे। 1925 में चुने गए थे। उस समय विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी में थे, क्योंकि कांग्रेस चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही थी। 1925 में विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष बने थे और 2025 में इस बात को 100 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए ऑल इंडिया स्पीकर्स कांग्रेस का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन दिल्ली विधानसभा ने किया था। 24-25 अगस्त के दौरान यह कार्यक्रम हुआ था। चर्चा इस बात पर भी हुई कि विधायिका के सदन अपने पहले से तय किए गए समय से कम काम करते हैं। अधिकांश समय हंगामों में, बहस में और स्थगन में ही बर्बाद हो जा रहा है। जरूरी काम या तो हो नहीं पाते या फिर इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि उन मुद्दों पर ठीक से वाद विवाद और अच्छी बहस नहीं हो पा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस समस्या के बारे में चिंता जताई है। बहस और स्वस्थ वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र का मेन इंग्रेडिएंट है। हमारी संसद और विधानसभाएं भी इसी काम के लिए बनाई गई हैं, ताकि देश के लिए जरूरी मुद्दों पर बात हो सके, चर्चा हो सके, बहस हो सके और एक स्वस्थ वाद विवाद के बाद कानून बनाए जा सके, ताकि उन कानूनों में कोई कमियां न छूटे। लेकिन पक्ष और विपक्ष में, यानी सरकार में और सरकार के खिलाफ जो लोग हैं, उन लोगों में असहमतियां और कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि सरकार विपक्ष के सवालों को नहीं सुनना चाहती और विपक्ष सरकार पर लगातार संदेह करता रहता है। और स्वस्थ बहस की पहली शर्त है संवाद और सहयोग। बिना सहयोग और संवाद के किसी भी सदन में चर्चा होना असंभव है और इस तरह सदन का पूरा समय हंगामे में ही निकल जाता है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और इसमें दोनों पक्ष बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और जनता के सवाल पूछने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। यदि सदन नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है कि दोनों ही पक्ष अपना अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। संसद बहस का सबसे बड़ा मंच है, इसको पूरा देश देखता है और इन लोगों को देश का और लोगों का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी जनता ने दी है। लेकिन हंगामा ज्यादा और काम कम हो रहा है, तो फिर पैसा और समय दोनों ही चीजें बर्बाद हो रही हैं। अभी बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में अभी मानसून सत्र खत्म हुए हैं और अधिकांश समय हंगामों में ही धुल गया है।
बिहार विधानसभा में एसआईआर पर बहस को लेकर पक्ष विपक्ष में हंगामा हुआ। विधानसभा बार बार स्थगित हुई और 32 दिनों में सिर्फ 21 बैठकें ही हो पाई और इन 21 बैठकों में सिर्फ 15 विधेयक ही पारित हो पाए। अब जरूरी काम नहीं हो पाते तो जनता और देश को कितना नुकसान होता है, हमारे नीति निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पीआरएस जो कि एक रिसर्च संस्थान है, इसके हिसाब से अभी लोकसभा में सिर्फ 29% समय ही काम हुआ है और राज्यसभा में 34% ही काम हुआ है। 18वीं लोकसभा यानी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से यह सबसे कम है। इसका मतलब है कि कुल समय का लगभग 2/3 समय बर्बाद हुआ है। इसमें कोई काम नहीं हुआ, केवल स्थगन हंगामा ही हुआ है। कुछ और आंकड़े हैं, जैसे लोकसभा में सिर्फ 8% तारांकित प्रश्नों का ही उत्तर दिया गया है और राज्यसभा में सिर्फ 5% तारांकित सवालों का उत्तर दिया गया है। तारांकित सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर संबंधित मंत्री मौखिक रूप से देते हैं और मंत्री के उत्तर के बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं ताकि उत्तर को और ठीक से एक्सप्लेन किया जा सके और ठीक से समझा जा सके। राज्यसभा में 21 दिनों में से 12 दिन और लोकसभा में 7 दिन ऐसे भी रहे जब किसी भी सवाल का मौखिक उत्तर नहीं दिया गया। प्रश्न पूछना और उसका उत्तर आना जरूरी है क्योंकि इससे कार्यपालिका यानी सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जवाबदेही तय होती है। पूरे देश के सामने मंत्री सवाल का जवाब देते हैं और विपक्ष, मीडिया और जनता यह तय करती है कि मंत्री जी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अगर इस तरह कामकाज चलता रहा तो प्रश्नकाल भी बर्बाद हो जाएगा और जवाबदेही भी। ऐसे में सरकार मनमाने फैसले लेगी और उन मनमाने फैसलों को जनता के ऊपर थोपा जाता रहेगा। एडिटोरियल इस बात का जवाब ढूंढ रहा है कि विधानसभाएं ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रही हैं। एक और आंकड़ा दिया गया है, एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2024 के हिसाब से सभी राज्यों की विधानसभाओं में 2024 में औसतन सिर्फ 20 दिनों की ही बैठक हुई है। 2017 में 28 दिन औसतन बैठक हुआ करती थी। उस आंकड़े को और आज के आंकड़े को देखें तो आज कम बैठकें हो रही हैं, कम कामकाज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में तो सिर्फ 16 दिन ही बैठक हुई है, जबकि दोनों बड़े राज्य हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, विधानसभा में भी ज़्यादा सदस्य है, लेकिन काम सबसे कम हुआ है। सबसे अच्छा काम किया है ओडिशा और केरल ने। ओडिशा में 42 दिन और केरल में 38 दिनों का काम हुआ है। हमारी विधायिकाओं की जिम्मेदारी का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि आधे से ज़्यादा विधेयक यानी कानून जिस दिन सदन में रखे गए उसी दिन पारित भी हो गए। इसका मतलब है कि इन विधेयकों पर ठीक से चर्चा नहीं हुई है और ये विधेयक जल्दबाजी में कानून बन गए। 8 विधानसभाओं में उपाध्यक्ष का पद खाली है। यहाँ तक कि लोकसभा में भी जून 2019 के बाद से अभी तक उपाध्यक्ष को नहीं चुना गया है। यह पद लोकसभा में अभी भी खाली है। सिर्फ सदनों की बात नहीं बल्कि संसदीय समितियों में भी यही हाल है। पहले संसदीय समितियों में सभी दलों के नेता अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर जरूरी मुद्दों पर सहयोग करते थे, लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं है। माहौल कुछ ऐसा है कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, कमियां और गलतियां और आलोचनाएं सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और ऐसे में संसदीय समितियों में भी केवल वाद विवाद और राजनीति हो रही है, संवाद, सहयोग और कामकाज नहीं। एडिटोरियल कह रहा है कि यह अच्छी बात है कि गृह मंत्री मानते हैं कि सदनों में हंगामा नहीं संवाद होना चाहिए। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार से सवाल पूछे
और सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करे। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार विपक्ष से संवाद करे, भरोसा बनाया जाए, तब जाकर कहीं सदन चल पाएगा और जनता के पेंडिंग काम पूरे हो पाएंगे। इसके लिए एडिटोरियल कहता है कि भरोसे की शुरुआत विपक्ष के एक नेता को उपाध्यक्ष बनाकर करनी चाहिए। तो एडिटोरियल में इतनी ही बातें थी। मुख्यतः एडिटोरियल में पहले तो चिंता जताई गई कि किस तरह से विधानसभाएं और लोकसभा और राज्यसभा काम नहीं कर पा रही हैं, हंगामा ज़्यादा होता है, बार बार स्थगन होता है, कामकाज नहीं हो पाता। और बताया गया है कि यह क्यों ज़रूरी है, क्यों लोकतंत्र के लिए संवाद ज़रूरी है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सदन में जाकर सरकार की कामकाज की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, सरकार उन सवालों के जवाब देती है जो विपक्ष पूछता है। इससे भारत में लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत होती हैं, आलोचना सुनने और सहन करने की एक स्वस्थ परंपरा विकसित होती है। इसलिए ज़रूरी है कि विधानसभाओं और संसद का काम ठीक से चले, संवाद के माध्यम से चले, सहयोग के माध्यम से चले। ज़रूरी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुने और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। अब देखते हैं की पॉइंट्स। एडिटोरियल में कहा गया है कि लोकतंत्र का मूल आधार है बहस और विचार विमर्श। हमारी राज्य व्यवस्था को भी देखें तो हमारी राज्य व्यवस्था चल रही है संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से, और इस प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि जनता की आवाज़ बनकर, जनता के प्रतिनिधि बनकर विधानसभाओं तक, लोकसभा तक पहुंचते हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि संसद और विधानसभाएं जनता की आवाज़ का एक मंच है। अभी 24-25 अगस्त को नई दिल्ली में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन हुआ था और इसमें हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी इस समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में बहस आवश्यक है। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद और विधानसभाओं में लगातार व्यवधान और स्थगन हो रहे हैं, संवाद और सहयोग का अभाव है, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और बार बार स्थगन और समय बर्बाद हो रहा है। पीआरएस ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। पीआरएस ने बताया था कि लोकसभा की कार्यक्षमता केवल 29% रही, यानी कि बाकी समय बर्बाद हुआ। राज्यसभा में 34% ही काम हुआ। कुल मिलाकर 2/3 समय बर्बाद हो गया। बिहार विधानसभा के बारे में कहा गया था कि 32 दिन में सिर्फ 21 बैठकें हुई और इसमें सिर्फ 15 विधेयक पारित हुए। बिहार में एसआईआर पर बहस को लेकर सरकार और विपक्ष में हंगामा हुआ, असहमतियां बनी रही और लगातार स्थगन होता रहा। प्रश्नकाल की बात करें तो लोकसभा में सिर्फ 8% प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया और राज्यसभा में सिर्फ 5 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया, मतलब तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? तारांकित ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब मौखिक दिया जाता है और इनके उत्तर के बाद फिर से पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ दिन ऐसे भी रहे जब एक भी प्रश्न का मौखिक उत्तर नहीं दिया गया। राज्य विधानसभाओं में भी स्थितियां इसी तरह की रही। 2024 में अभी तक 20 दिन औसतन काम हुआ है राज्यों में। सबसे कम काम हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिर्फ 16 दिन का, और उड़ीसा में और केरल में अच्छा काम हुआ है, 42 दिन का उड़ीसा में और 38 दिन का केरल में। एक और आंकड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और इसमें कहा गया है कि आधे से अधिक विधेयक उसी दिन पारित हो जाते हैं जिस दिन उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि इन विधेयकों पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है और इन विधेयकों को जल्दबाजी में कानून बना दिया जाता है। एडिटोरियल में कुछ संस्थागत कमियों की ओर भी इशारा किया है, जिसमें कहा गया है कि जून 2019 से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है। 8 राज्यों की विधानसभाओं में भी उपाध्यक्ष नहीं है। संसदीय समितियों में भी अब राजनीति हो रही है, दलगत राजनीति वहां पर भी घुस चुकी है। लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन मंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिटोरियल में इस समस्या के कुछ कारण भी खोजे गए हैं।
इसमें सबसे पहला कारण है कार्यपालिका में शक्ति का केंद्रीकरण, यानी एक मजबूत सरकार, एक शक्तिशाली सरकार और एक बहुत बड़े जनादेश से चुनकर आई सरकार अक्सर अपने जनादेश का उपयोग जिम्मेदारियों से बचने के लिए करती है। एक मजबूत सरकार पर विधायिका के द्वारा अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जनादेश एक चेहरे के ऊपर मिलता है, मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर या प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर। जब बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं या बहुत बड़ा बहुमत होता है किसी सरकार के पास, तो अक्सर इसका दुरुपयोग भी किया जाता है और अपनी जवाबदेहियों से बचने का प्रयास भी किया जाता है। दूसरा बड़ा कारण यह देखा गया है कि विपक्ष और सत्ता के बीच में संवाद का अभाव है। यदि विपक्ष और सत्ता के बीच में संवाद का अभाव होगा तो सहयोग का भी अभाव होगा, और इस तरह से हंगामा होता रहेगा और विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई या राज्यसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित होती रहेगी। इसके लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। पहला उपाय तो यही है कि सरकार और विपक्ष के बीच में संवाद और सहयोग को बढ़ाना होगा, और दूसरा उपाय इन्होंने बताया है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए। विपक्ष के किसी सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुनकर आपसी विश्वास को, सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। संसदीय समितियों को मजबूत करना चाहिए। संसद और विधानसभाओं की बैठकों को बढ़ाना चाहिए। प्रश्नकाल और बहस को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। तो निष्कर्ष यही है कि लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब खुलकर बहसें होंगी, जवाबदेही तय की जाएगी सरकार की, और विचार विमर्श के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से सदनों में काम होगा। इस टॉपिक से मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है जो पूछा जा सकता है कि भारत की संसद और विधानसभाओं में बहस और विचार विमर्श की परंपरा लगातार कमजोर हो रही है। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु सुरक्षात्मक उपाय सुझाइए। तो इसके जवाब में हमें एडिटोरियल में बताए गए सारे आंकड़े लिखने हैं कि सदन तय समय से कम काम कर रहे हैं, 2/3 से ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, प्रश्नकाल भी छोटा हो गया है, आधे से अधिक विधेयक उसी दिन पारित हो जा रहे हैं, विचार विमर्श और बहस की परंपरा की जगह अब सिर्फ हंगामा हो रहा है। फिर इसके कारण बताने हैं, कारण भी हमने पढ़े थे। अंत में उपाय बताना है कि कैसे सदनों की कार्य क्षमता को, यानी सदनों की बैठक, स्वस्थ बहस और चर्चा को बढ़ाया जा सकता है। एडिटोरियल में इन सभी बातों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा की गई है, तो एडिटोरियल पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि लोकतंत्र का सार केवल चुनावों में नहीं बल्कि बहस और जवाबदेही में निहित है। इस कथन के आलोक में भारत की संसदीय प्रणाली की चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिए। तो लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को चुनावों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी चुनाव के माध्यम से ही सरकारी तंत्र में भागीदारी करता है और महसूस करता है कि उसका एक वोट पूरे राज्य या पूरे देश की सरकार बनाएगा। लेकिन हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें जनता सदनों में अपने प्रतिनिधि भेजती है। ये सदन और सदन के सदस्य ही सरकार पर अंकुश लगाते हैं, प्रश्न पूछकर, बहस करके, शक्तिशाली पक्ष यानी सरकार के सामने बार बार जनता के मुद्दे उठाकर, और ये सदस्य सरकार को मनमाने कानून बनाने से भी रोकते हैं। तो भारत में यह पूरी प्रक्रिया संसदीय प्रणाली के माध्यम से हो रही है, और इसमें चुनौतियां भी आ रही हैं। इसको लेकर एडिटोरियल में लिखा भी गया है, और पहले वाले प्रश्न के उत्तर में भी हमने यही बातें की थी। तो इस तरह से हमारे दोनों प्रश्नों के जवाब एडिटोरियल से पढ़कर आसानी से दिए जा सकते हैं। देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला प्रश्न है कथन कारण वाला, असर्शन रीजन वाला। इसमें पहला प्रश्न है जिसमें कथन है कि भारत की संसद में प्रश्नकाल कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख साधन है। कारण, हाल के वर्षों में प्रश्नकाल अप्रभावी हो गया है क्योंकि मौखिक उत्तर कम दिए जाते हैं। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि कथन तो दोनों सही है लेकिन कथन कारण वाला संबंध नहीं बन पा रहा है। भारत की संसद में कार्यपालिका की जवाबदेही के लिए प्रश्नकाल बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी यह देखा जा रहा है कि प्रश्नकाल में भी मौखिक उत्तर कम दिए जा रहे हैं।
दूसरा सवाल है, 3 कथन है। पहला स्टेटमेंट है कि 2025 के सत्र में लोकसभा में अपने निर्धारित समय का केवल 29% और राज्यसभा ने 34% ही काम किया। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी था। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा में जून 2019 उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सभी राज्य विधानसभाओं में उपाध्यक्ष मौजूद हैं। गलत, सभी राज्यों में विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है, 8 राज्यों में नहीं है, हमने एडिटोरियल में पढ़ा था। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण भारत की संसद और विधानसभाओं में बहस की कमी के लिए जिम्मेदार हैं? पहला कारण बताया गया है कि सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद का अभाव है। बिल्कुल सही, यह कारण है। दूसरा कारण है कार्यपालिका में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण। बिल्कुल सही है, यह कारण भी बताया गया था। तीसरा, विधेयकों का उसी दिन पारित होना जिस दिन उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। यह स्टेटमेंट भी सही है, यह कारण भी है, इससे बहसों में कमी आई है। और चौथा कारण बताया गया है कि संसदीय समितियों का अधिक प्रभावशाली और निष्पक्ष होना। यदि संसदीय समितियां अधिक प्रभावशाली निष्पक्ष होंगी तो इसका मतलब है कि विधानसभाएं और संसद अच्छे से काम कर रही है, जबकि यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा और आखिरी सवाल, निम्नलिखित राज्यों में 2024 में सबसे अधिक और सबसे कम बैठकें किस क्रम में हुई हैं? तो इसका क्रम हमने देखा था, सबसे ज्यादा बैठकें हुई उड़ीसा में और सबसे कम हुई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। देखते हैं दूसरा आर्टिकल, भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में है। खबर आई है बांग्लादेश से 13 सालों में पहली बार पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री ने बांग्लादेश का दौरा किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और विदेश मंत्री तौहीद हुसैन से मुलाकात की है। इससे पहले जब 2009 में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी, तब से उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का साथ देने वाले लोगों के खिलाफ और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या या उससे संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में संबंध बिगड़ गए थे। 2015 में बांग्लादेश सरकार ने एक पाकिस्तानी राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। उसके ऊपर आतंकवादी समूह से संबंध रखने का आरोप भी लगाया था और पाकिस्तान से भी अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। बाद में चीन ने मध्यस्थता की और राजनयिक संबंध फिर से बहाल हो गए थे। कुनमिंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के अधिकारियों के बीच में बैठकें हुई थी, जिसमें राजनयिकों के लिए वीज़ा फिर से शुरू हो गए थे, सीधी उड़ानें भी शुरू हुई थी, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रोग्राम भी शुरू हुए थे और व्यापार बढ़ाने को लेकर भी चर्चाएं हुई थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान में विवाद पुराना है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। शॉर्ट में समझें तो कहानी भारत के विभाजन से शुरू होती है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, एक नया देश बना पाकिस्तान। खास बात यह है कि पाकिस्तान की सारी जमीन एक साथ नहीं थी। एक हिस्सा था भारत के पश्चिम में और दूसरा हिस्सा था भारत के पूरब में। पूर्वी वाले हिस्से को कहते थे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम वाले हिस्से को कहते थे पश्चिम पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। जब तक दोनों पाकिस्तान साथ थे, यानी 1971 तक, तब तक पूरे पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का ही कब्जा था। पाकिस्तानी सरकार और सेना बांग्ला भाषियों के अधिकारों को छीन रही थी, बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही थी, नरसंहार मचा हुआ था। बांग्ला भाषा और संस्कृति को दोयम दर्जे का समझा जाता था। पाकिस्तान बांग्लादेश पर उर्दू थोपने का प्रयास कर रहा था। बांग्ला भाषियों ने इस बात का कड़ा विरोध किया। इसी बीच दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में, यानी पूरे पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली यानी आम चुनाव हुए।
कुल 313 सीटें थी, लेकिन वोटिंग 300 सीटों पर हुई थी। इन 300 सीटों में से 162 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में थी, यानी आज के बांग्लादेश में, और 138 सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में थी। शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में थे, उनको बहुमत मिला और वे चुनाव जीत गए। तो अब तय था कि सरकार शेख मुजीबुर रहमान की बननी थी, लेकिन पुरानी सरकार और सेना को यह बात पसंद नहीं आई, उन्हें यह बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन और तेज हो गया। पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों से बचने के लिए करोड़ों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ चुके थे। आगे चलकर भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। नया देश तो बन गया, लेकिन तब तक पाकिस्तान बांग्लादेश को कभी न भूलने वाले कई जख्म दे चुका था। इन जख्मों में नरसंहार और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध शामिल है, और कहा जाता है कि बांग्लादेश के जन्म में भारत ने एक दाई मां की तरह काम किया। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश की नई सरकार इन बातों को भूलकर पाकिस्तान से दोस्ती करने जा रही है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? समय बताएगा। लेकिन इस मुलाकात में दोनों देशों में क्षेत्रीय सहयोग और सार्क को मजबूत करने की बात हुई है। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यह दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन देशों के आपसी झगड़े के कारण फिलहाल इसमें कुछ भी बात नहीं हो पा रही है, खासकर पाकिस्तान के कारण, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आतंक का सहारा नहीं छोड़ता तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जा सकती है। भारत पूरी घटना को बारीकी से देख रहा है, क्योंकि दोनों देश भारत के पड़ोसी हैं। पाकिस्तान दुश्मनों जैसी हरकत कर रहा है, वहीं बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध भी रहे हैं और खराब भी। यह मामला कुछ कुछ मालदीव जैसा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन देशों में किस विचारधारा की सरकार है, चीन समर्थक या भारत समर्थक। दोनों देशों में होने वाली घटनाएं भारत की सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर देती हैं। इससे पहले जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, तब भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे थे, और शेख हसीना के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में कहा जाता है कि पाकिस्तानी राजनयिकों का समर्थन और मदद थी। और जो नई सरकार आई है वह भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने बांग्लादेश सरकार के आधिकारिक मुखिया से कई बार मुलाकातें तो की हैं, लेकिन अभी तक न तो बांग्लादेश गए हैं और न ही मोहम्मद यूनुस को भारत आने का न्योता दिया है। अब फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, तो भारत के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक ऐसी सरकार बने जो अपने देश में लोकतंत्र का, लोगों का और जनता का सम्मान करती हो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती हो, और विशेषकर भारत के लिए कोई सुरक्षा चिंता पैदा न करती हो। तो इस एडिटोरियल में मुख्यतः इतनी बातें थी। फटाफट से की पॉइंट्स के थ्रू एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या मुख्य बातें थी। तो बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक बैठक हुई है। 13 साल के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ढाका पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद यूनुस और वहां के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन से। 2009 के बाद से, जब से वहां पर शेख हसीना की सरकार थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि शेख हसीना उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी जो 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, और या फिर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या या उससे संबंधित थे। इसके बाद 2015 में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और उन पर आरोप लगाया था कि उनका संबंध आतंकी समूहों से है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के उस फैसले की आलोचना की जिसमें बांग्लादेश की सरकार मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का सहयोग करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही थी। कुछ लोगों को फांसी भी दी गई थी। इसके जवाब में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। बांग्लादेश पाकिस्तान से लंबे समय से कुछ मांगे कर रहा है, और ये मांगे हैं कि 1971 में पाकिस्तान की सेना ने जो बांग्लादेश में नरसंहार किया है उसकी औपचारिक माफ़ी मांगी जाए, उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाए, और जो लोग आज भी पाकिस्तानी विचारधारा वाले
बांग्लादेश में हैं उन्हें स्वीकार किया जाए। अब इस पर आगे बात होती है या नहीं, नई सरकार इस पर इन मांगों को लेकर क्या करेगी वह देखना होगा। इसके बाद चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों में कुछ संबंध सुधरे थे और कुछ औपचारिक संबंध फिर से स्थापित हुए थे, जिनमें राजनयिक वीजा को लेकर बातें हुई थी, सीधी उड़ानों को लेकर बातें हुई थी, छात्रवृत्ति को लेकर बात हुई थी और व्यापार को बढ़ाने पर बात हुई थी, क्योंकि दोनों को देशों में व्यापार अभी $1 अरब से भी कम है। अभी जो मुलाकात हुई है उसमें दोनों देशों ने सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत करने की बात कही है। भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध बिगड़ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश में पहले जैसे संबंध नहीं हैं, जब संबंध शेख हसीना की सरकार में अच्छे संबंध थे और अब अच्छे संबंध नहीं हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में संबंध सुधर रहे हैं और कहा जाता है कि अभी जो विरोध प्रदर्शन हुए थे शेख हसीना के सरकार के खिलाफ, उनमें पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान का सपोर्ट था। यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य और खुफिया सहयोग बढ़ता है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर सकता है, भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। भारत बांग्लादेश के संबंधों में फिलहाल ठंडापन है, जैसा कि हमने बात की ही थी। दोनों देशों की सरकारों के बीच में विदेशों में तो बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक दोनों देशों ने एक दूसरे को औपचारिक न्योते नहीं दिए हैं और दौरा इस तरह का नहीं हुआ है। भारत के लिए सीख यह हो सकती है कि बांग्लादेश में आने वाले चुनाव पर नजर रखी जाए, वहां के सभी राजनीतिक दलों से संवाद स्थापित किया जाए, क्योंकि सिर्फ एक दल से या सिर्फ एक विचारधारा से संबंध स्थापित करने से या अच्छे संबंध होने से नुकसान यह हो सकता है कि उनकी सत्ता से वापसी होने पर उस देश में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जैसे मालदीव में हुआ था। सार्क जैसे संगठनों के माध्यम से एक बहुपक्षीय संवाद स्थापित किया जाए, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित किया जाए और भारत को अधिक समावेशी कूटनीति और व्यावहारिक दृष्टिकोण इस संबंध में अपनाना होगा। यूपीएससी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी GS2 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत बांग्लादेश संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध और चीन के साथ संबंधों को लेकर यहाँ पर बात हुई है। क्षेत्रीय संगठन सार्क भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे है मेंस के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में हालिया ठंडक ने पाकिस्तान को नए अवसर प्रदान किए हैं, उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो हमें बताना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बांग्लादेश की, 1971 का मुक्ति संग्राम और वहां से लेकर शेख हसीना की सरकार तक भारत के बांग्लादेश के साथ अच्छे बुरे दोनों तरह के संबंध रहे हैं। लेकिन अब जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं और उनके बाद जो नई सरकार आई है, भारत की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है और चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की करीबी बढ़ रही है। भविष्य के लिए भारत को क्या करना होगा, किस तरह से क्षेत्रीय संवाद के माध्यम से, क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से, सभी दलों से संवाद के माध्यम से भारत बांग्लादेश में अपनी स्थिति को फिर से सुधार सकता है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की निष्क्रियता भारत की विदेश नीति के लिए चुनौती है। बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सबसे पहले सार्क के बारे में कुछ बातें बतानी है, कुछ फैक्ट्स, और उसके बाद इसका महत्व और इसकी वर्तमान स्थिति। फिर भारत के सामने जो चुनौती है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो संबंध सुधर रहे हैं, नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर बात करनी है। और फिर क्षेत्रीय पकड़ के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय समूहों के माध्यम से, क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से भारत अपने राजनयिक संबंधों को, अपने कूटनीतिक लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। यही बात इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। MCQ में पहला सवाल है जिसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया था। बिल्कुल सही है, भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया था। जैसे हमने बात की थी कि मुक्ति संग्राम में भारत ने सहयोग दिया। कहा जाता है कि बांग्लादेश के जन्म में भारत ने दाई माँ की भूमिका निभाई है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच प्रत्यक्ष उड़ानों की शुरुआत पर सहमति बनी है। बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। उत्तर होगा ऑप्शन सी। दूसरा सवाल है, 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि बांग्लादेश ने 2015 में एक पाकिस्तानी राजनयिक को आतंकवादी समूह से संबंध रखने के कारण निष्कासित कर दिया था। बिल्कुल सही है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने 1971 में नरसंहार के लिए औपचारिक माफी मांग ली है, नहीं मांगी है अभी तक। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, चीन ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने हेतु त्रिपक्षीय तंत्र की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। प्रश्न 3, बांग्लादेश ने दशकों से पाकिस्तान से स्ट्रेंडेड पाकिस्तानीज यानी मुहाजिर की वापसी की मांग की है, सही है। मोहम्मद यूनुस ने सार्क के पुनर्जीवन की बात की है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया वार्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री मोहम्मद यूनुस ने प्रत्यक्ष द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान बांग्लादेश व्यापार वर्तमान में $1 अरब से भी कम है, बिल्कुल सही बात है। चौथा सवाल कथन और कारण वाला है। कथन है कि भारत ने बांग्लादेश में पाकिस्तान की नई सक्रियता को लेकर चिंता व्यक्त की है। कारण बताया गया है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जमात इस्लामी छात्र कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया था, बिल्कुल सही है। कथन कारण भी सही है, तो उत्तर होगा ऑप्शन ए। पांचवा सवाल है, हाल ही में बांग्लादेश पाकिस्तान चीन त्रिपक्षीय वार्ताएं कहाँ मौजूद हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कुनमिंग में, हमने पढ़ा था। ये आज के एडिटोरियल में इतना ही।